दिनकर ने लिखा है, ये लोग बड़ी बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बातें जो कर लें, राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, और जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। अब बहुत आसान नहीं है एक साथ बैठना और फिर हिस्सा बंटवारा और उसमें सारी चीज़ें करना, उसमें बहुत अंतर। बात ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार की उपेक्षा, यानी सीधे कहें तो नीतीश बाबू की उपेक्षा की जा रही है। जो विपक्षी ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग में, उसके बाद यहाँ एक कन्वेनर बनाने की बात थी राष्ट्रीय स्तर पर, नीतीश जी को एक बड़ी जिम्मेदारी की। इसको कैसे देखते हैं? अभी अगर इनकी बात सुनते हैं, विपक्ष की बात सुनते हैं, तो अभी तो ये चीज़ें चल रही हैं। कन्वेनर कौन बनेगा नहीं हो, महाराष्ट्र की मीटिंग में तय होगा। दलों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, दलों की संख्या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है। अंतर हो जाता है, सिद्धांत और व्यवहारिकता में अंतर है। सोच लीजिए, जुआरी से इनकी तुलना की है, ये भी सत्ता का जुआ खेलते हैं, जब जैसा तब तैसा। अब नीतीश जी कहते हैं कि पीछे पड़ गए थे तब ना हम 2017 में चले गए थे, तो फिर पीछे पड़ेंगे तो फिर चले जाइए। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी जिस प्रकार से जो राजनीति में चल रहा है, इंडिया वर्सेज एनडीए, इसको लेकर खूब सियासी बवाल मचा हुआ है और लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया और राय आ रही है। उसी के नियमित अभी वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी सर अभी हमारे साथ हैं। इनसे जरा समझेंगे कि क्या कुछ इसमें अंतर है और क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ संभावनाएं देखते हैं। एक तरफ 26 दल हैं, एक तरफ 38 दल हैं। सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर झकास भारत में आपका। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से जो बैठक हुई बेंगलुरु में, इसको कैसे देखते हैं सर? बेंगलोर की बैठक नीतीश कुमार के 11 महीने लगातार मेहनत का नतीजा है। चूँकि पिछले अगस्त में जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हुए थे, यानी मोदी से, बीजेपी से अलग हुए थे, उसके बाद से लगातार उनकी कोशिश थी। चूँकि आपने देखा होगा कि जिस समय वे अलग हुए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ आए, तो उसके ठीक बाद, पता नहीं उनका लालू से कुछ एग्रीमेंट था या क्या था, उन्हें एक देश के नेता के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाने लगा। और जनता दल यू के कार्यालय के ठीक बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा, है ना जी। आश्वासन नहीं, अब होगी सुशासन की सरकार। तो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे उन्हें प्रोजेक्ट किया जाने लगा और जनता दल यू के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक नारे को हवा दी गई कि अब देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो। मंशा चाहे जो भी रही हो, लेकिन जब लालू के इशारे पे ये संपूर्ण विपक्ष को एकजुट करने निकले, तो पहली दफ़ा कुछ लोगों से मिले, सोनिया गांधी से मिलने का प्रयास किए, तो वो तमाम जो इनके प्रयास थे जी, उसका ये नतीजा था कि पहली बैठक पटना में हुई। उसके बाद ये बैठक हिमाचल में होनी थी, लेकिन बाद में ये बेंगलुरु में हुई। तो ये तो फलाफल तो आना ही था, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में अपना सत्ता और सरकार चला रही थी और लगातार राष्ट्रवाद की बात करते हुए दूसरी जीत भी 19 में उन्होंने हासिल कर ली थी। अब तो 24 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। हर कीमत पर वहाँ जो जितने विपक्ष के दल हैं, ये हमेशा होता रहा है। इंदिरा गांधी के खिलाफ भी लोग एकजुट हुए थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बनाया था और उन्होंने सरकार बनाई थी। तो अब ये पहली बार बहुमत की सरकार थी नरेंद्र मोदी की, तो इसके खिलाफ भी जितने विपक्ष के तमाम 11 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी ताकतवर लोग हैं, क्षेत्रीय दल हैं, तो वो लोग एकजुट हो गए हैं। तो उन्होंने अपनी पार्टी का नाम पहला दफ़ा में तो डेमोक्रेटिक या कुछ देशभक्त ऐसा करके उन्होंने रखने की कोशिश की। लेकिन जहाँ तक बात इंडिया और एनडीए की है, आपका जो सवाल है इंडिया का जी, तो ये आखिर आया कहाँ से लोगों के दिमाग में कि इंडिया शब्द रखें? तो ये राजनीतिक रणनीति का हिस्सा होता है। विपक्ष के नेताओं को लगा कि ये लगातार अपने को देशभक्त कहते हैं, राष्ट्रवाद के पुरोधा कहते हैं, तो कंट्रोवर्शियल शब्द तो नहीं, कंट्रोवर्शियल, इंडिया कोई कंट्रोवर्शियल शब्द नहीं है। विवाद हो रहा है हाँ नहीं, विवाद हो रहा है, चूँकि भारत और इंडिया नाम पे आप कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो तो शॉर्ट फॉर्म है, इसका तो बड़ा फॉर्म है उसका। तो ये कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रवाद और देशभक्ति का हम में कैसे पूट आ जाए, हम कैसे दिखे कि नहीं, हम भी उसी तरीके की बात करते हैं जैसा मोदी करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा करते हैं। तो इन्होंने नाम एनडीए की जगह पे जो फ्रंट बनाया, एक ऐसा फ्रंट बनाया जिसमें इंडिया रखा। तो ये विषय है
कि इंडिया जीतेगा, इंडिया हारेगा, जैसे कह रहे हैं कि अब ललन सिंह भी कल जा रहे थे, उन्होंने कहा कि वोट फॉर इंडिया मोदी ही कहते हैं। तो ये एक माइंड गेम भी आप इसको कह सकते हैं। सियासी शतरंज पर जब चालें चली जाती है ना, तो कई चीज़ें इधर से उधर होती है। सियासत में सिद्धांत का कोई मतलब नहीं होता, वहाँ जैसे तैसे हमको कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। कांग्रेस ने अलायंस का नाम इंडिया रख के कह सकते हैं कि बीजेपी को बैकफुट पे ढकेल दिया है या क्या कुछ? इसमें बेशक आप जिस तरीके से रार मचा रहे हैं, नहीं, कांग्रेस ने अलायंस बना करके नहीं, ये इंडिया की बात पहले छोड़ दीजिए। एनडीए की मीटिंग 5 सालों में मोदी ने किया था क्या? तो ये बात नीतीश जी भी बोले नहीं, बोले नहीं थे, ये हुआ ही नहीं था। तो बोलना क्या था? वो तो जाहिर सी बात है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार में आना चाहती है। तो सवाल है कि कैसे आइएगा आप? अब जो आपके सहयोगी थे वो आपको छोड़ दिए हैं। आप लाख कह लीजिए, लेकिन क्षेत्रीय दलों की भूमिका तो हो ही जाती है। वो भी 38 दल लाके अपना दिखा रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? दोनों तरफ से थोड़ा सा नज़ारा देखिए। दलों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, दलों की संख्या सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बढ़त है। जीतन राम मांझी बिहार से आते हैं, पिछले चुनाव में 2.2 से कुछ ऐसा वोट आया था, लेकिन कभी भी मारक नहीं बन पाए, है ना। चिराग पासवान मारक बने। तो दलों की संख्या सिर्फ इसलिए कि हम एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लें, एक भूमिका जीतन राम मांझी की रहेगी। दलित नेता के तौर पे जाने जाते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे जाने जाते हैं। उसी तरह के तरीके से कई और दल हैं, पूर्वोत्तर के दल हैं। तो दोनों तरफ से लोग ऐसे हैं जहां उनके सांसद भी नहीं है, एक भी सांसद नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल के सांसद नहीं है। हाँ, दर्जन भर ऐसी पार्टियां हैं। हाँ, अब आने वाले समय में क्या असर होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया और लालू प्रसाद यादव ने, तो उसने तो एक राजनीतिक, आप कहिए कि अलग तरीके का सूत्रपात तो कर ही दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पेशानी पर तो बल आ गया है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। और उसका परिणाम है कि मोदी 38 दलों को लोग बुला लेते हैं। अशोका होटल में इसके एक मोर्चाबंदी होती है, मोदी उसको संबोधित करते हैं। तो 38 दल अब आज जो बुला रहे हैं, इससे पहले ही अगर इतना एक्सरसाइज किए होते तो इसकी जरूरत नहीं होती। एक बात ये उठ रहा है कि नीतीश कुमार की उपेक्षा, यानी सीधे कहें तो नीतीश बाबू की उपेक्षा की जा रही है। जो विपक्षी ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग में, उसके बाद यहाँ एक कन्वेनर बनाने की बात थी राष्ट्रीय स्तर पर, नीतीश जी को एक बड़ी जिम्मेदारी की। इसको कैसे देखते हैं? क्या नीतीश कुमार को नहीं देना एक चूक है या यह कोई बड़ी बात नहीं है? नहीं, अभी अगर इनकी बात सुनते हैं, विपक्ष की बात सुनते हैं, तो अभी तो ये चीज़ें चल रही हैं। कन्वेनर कौन बनेगा नहीं हो, महाराष्ट्र की मीटिंग में तय होगा। लेकिन देखिए, बहुत सारा चीज़ आसान नहीं होता है। अब ममता बनर्जी से लेकर के 11 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, इनसे शक्तिशाली लोग हैं, ज़्यादा विधायक, ज़्यादा सांसद ममता बनर्जी के, ठीक है। दिल्ली अरविंद केजरीवाल 2 राज्यों में, एक केंद्र शासित और एक पंजाब में शासन कर रहे हैं, सांसद से लेकर विधायक तक उनके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये इनके अंदर जो कभी कहा जाता है ना कि समाजवादी कभी एकजुट नहीं होते, बिखर जाते हैं। बिखरने के पीछे रीजन होता है कि क्षेत्रीय दल होते हैं और इनकी पारिवारिक राजनीतिक परिस्थितियां होती है, और वो लाभ और लोभ एक साथ जब मिलता है ना, तो वो चीज़ें बिखर जाती हैं, स्वाभाविक है। अब ममता बनर्जी वहाँ सीपीआई से समझौता नहीं करेंगी, सीटों के बंटवारे में मतभेद होना। अब कांग्रेस जो है, जो स्थानीय कांग्रेस है पंजाब में, वो कहता है कि हम समझौता नहीं करेंगे पंजाब में। दिल्ली में ये लड़ाई कैसे करेंगे? यूपी में कांग्रेस कहती है कि हम सपा के साथ नहीं जाएंगे। तो ये कंट्रोवर्सी बहुत है, ये बहुत आसान नहीं है। एक साथ बैठना और फिर हिस्सा बंटवारा और उसमें सारी चीज़ें करना, उसमें बहुत अंतर हो जाता है। सिद्धांत और व्यवहारिकता में अंतर है, बात करने और उसको क्रियान्वित करने, दोनों में अंतर हो जाता है। तो अभी इनके साथ अभी बहुत कुछ होना बाकी है। लेकिन इतना तो जरूर हुआ ना कि एकजुट जैसे ही हुए, और 1 to 1 का फार्मूला अगर फाइट का दे रहे हैं, तो सामने वाले के लिए तो परिस्थिति तो खड़ी हो गई ना, तो वो अपना एक्सरसाइज करना शुरू कर दिए हैं। अब तो ये वक्त बताएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में, ऐसे तो आप जोड़ लेते हैं तो बिहार में उनका वोट प्रतिशत इनसे ज़्यादा हो जाता है। ये 38% रह जाते हैं और वो 48% हो जाते हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि नीतीश कुमार जो 2020 तक 2019 तक, चूँकि 17 साल तक शासन कर चुके हैं, जनता दल यू की जो ताकत है कितना है। 3 कुढ़नी, गोपालगंज, मोकामा चुनाव में तो दिखा ना कि इनके साथ जो अति पिछड़ा वोट था छटक गया।
ठीक है, वो जीतते जीतते जीते, ये हारते हारते हार गए। इन्हीं सब वजहों से क्या आगे जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है नीतीश कुमार को? हाँ, बात कन्वेनर बनाने की बात जो है, जी तो हम तो आपको बता रहे हैं ना कि लालायित कितने थे। आखिर आपका अलायंस होता है, आपको सरकार चलाना चाहिए था, तो एग्रीमेंट कौन सा हो गया कि आप बोर्ड शोर्ड ठोक दिए एकदम। बोर्ड शोर्ड, प्रधानमंत्री कैसा हो, आपके कार्यकर्ता नारा लगे, बाद में ललन सिंह बोल रहे हैं कि नहीं हम कोई मतलब नहीं है, तो मतलब नहीं था तो बोर्ड आपके मतलब बिना मतलब से लग गया। ये सब अलग चीज़ें हैं। देखिए, कहे ना कि यहाँ राजनीति में सिद्धांत बदलते रहता है। दिनकर ने लिखा है, ये लोग बड़ी बड़ी बातें, ऊंची ऊंची बातें जो कर लें, राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, और जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। अब सोच लीजिए, जुआरी से इनकी तुलना की है, ये भी सत्ता का जुआ खेलते हैं, जब जैसा तब तैसा। अब नीतीश जी कहते हैं कि पीछे पड़ गए थे तब ना हम 2017 में चले गए थे, तो फिर पीछे पड़ेंगे तो फिर चले जाइएगा। तो ये सब बातें अजीब तरीके की है। एक परिपक्व राजनीति को इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। अब उसके बाद जब एग्रीमेंट नहीं था, तो गांधी मैदान में 15 अगस्त पिछला बार झंडा फहराए थे ना, 9 अगस्त को सरकार बनी, तो तेजस्वी यादव को दिखा करके इनके तो तमाम नेता थे, कहते थे ना कि इन्हीं को ना संभालना है। तो आखिर ये मूल बात यही है कि ये तो लालायित हैं, लेकिन है ना कि अब ये कह नहीं पाते। कहेंगे तो लोग कहेगा कि कहता है। उसकी पीड़ा अभी दिख रही है, ऐसा कुछ जो कर्नाटक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी, ये खबरें खूब उड़ रही कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ पर शामिल नहीं हुए, वो नाराजगी व्यक्त। तो लालू प्रसाद यादव भी कहा करते थे नीतीश कुमार के लिए, इनके पेट में दांत है। तो तमाम अगर पत्रकारों से जो देखते हैं उनसे पूछिएगा, तो नीतीश कुमार के बारे में पता करना अंतिम तक बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी एक आखिरी सवाल रहेगा, 2024 में अभी 5-6 महीना वक्त है गठजोड़ में, तो क्या नीतीश जी मतलब या बीजेपी कुछ ऐसा हो कि एक तरफ अभी तो ये संभावना है कम, ये बड़ा अगर चुनाव नजदीक आएगा तो देखेंगे कि हाइपोथेटिकल प्रश्न है, लेकिन आपको मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है। यहाँ कोई चरित्र सिद्धांत नहीं होता। अगर ये विचारधारा की लड़ाई लड़ते तो कभी बीजेपी में जाते, कभी इधर आते। मूल सोचिए, इनसे तो अच्छा लालू प्रसाद यादव जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ते चले गए, इनका क्या है? ये तो उछल के इधर, कभी उछल के इधर, कभी उनके गोद में, कभी इनके गोद में। तो इनके लिए कोई सिद्धांत मेरे हिसाब से मायने नहीं रखता, और ये बदल भी सकते हैं राष्ट्रहित राज्य हित में। हाँ, अब तो बोलते हैं ना कि बिहार के लिए कुछ भी हम कर सकते हैं, तो बिहार के लिए अगर कुछ भी, बिहार तिहार के लिए कुछ होता नहीं है, ठीक है ना, ये करते हैं अपने लिए, या जो भी पॉलिटिशियन करता है अपने लिए। तो राजनीति में सत्ता और स्वार्थ सर्वोपरि है, यही इनका संकल्प भी है, इसी के सहारे सियासत भी करते हैं। तो ये कौन सी बड़ी चीज़ है? चलिए, तो ये तमाम बातें हम समझ रहे थे वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी सर जी से। तो और भी हम तमाम खबरें लाते रहेंगे। फिलहाल जो अभी इंडिया वर्सेज एनडीए की बातें चल रही थी, उसी की कई बिंदु हम समझ रहे थे। बाकी अभी के लिए इतना ही कहेंगे। मेरा नाम रविकांत हुआ। धन्यवाद।